हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के बारे में जानने से पहले देखिए बुक में आप पढ़ रहे होंगे कुछ टर्म ऐसे होता है, जैसे एक हो गया क्रोमोसोम, एक हो गया क्रोमाटिन, एक हो गया क्रोमाटिड, एक हो गया डीएनए। देखिए, आपके अंदर डाउट हुआ होगा कि क्या है, मतलब ये क्रोमोसोम क्या है, क्रोमाटिन क्या है, क्रोमाटिड क्या है, डीएनए क्या है। देखिए, ये सब सेम है, मतलब क्रोमोसोम, क्रोमाटिन, क्रोमाटिड एंड द डीएनए ये सब सेम है, लेकिन वो डिफरेंस कहाँ पर आता है, एक सेल साइकिल होता है, वो सेल साइकिल में किस स्टेज पर है और उस स्टेज के हिसाब से आप क्रोमोसोम, क्रोमाटिड, क्रोमोसोम ये सब को आप बोल सकते हैं। तो इसके बारे में जानने के पहले हमको सेल साइकिल के बारे में जानना पड़ेगा। तो देखिए, अगर सेल साइकिल के बारे में देखेंगे तो देखिए, सेल साइकिल मतलब ऑब्वियसली गोल होता है। देखिए, उसका फर्स्ट फेज होता है, उसको हम बोलेंगे गैप 1 और इसको बोल सकते हैं हम G1 फेज। आप पढ़ रहे होंगे, आप जान रहे होंगे, हम बाद में ही पढ़ेंगे सेल साइकिल क्या होता है, एक्सटेंसिवली हम पढ़ेंगे। देखिए, एक हो गया गैप 1 अर्थात G1, एक हो गया एस फेज। एस मतलब क्या हो गया, एस पर सिंथेसिस, क्या सिंथेसिस करता है हम पढ़ेंगे। देखिए, उसके बाद एक हो गया, इसको बोलेंगे गैप 2 और इसको बोल सकते हैं हम G2 फेज, और उसके बाद एक है, उसको हम बोलेंगे एम फेज। एम मतलब आप माइटोसिस मान लीजिए, एम फेज मान लीजिए, और मियोसिस मान सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। देखिए, वो 4 फेजेस है, उसका अंदर डिफरेंस क्या है। देखिए, गैप 1, एस फेज, G2 फेज, इस तीनों को हम बोल सकते हैं इंटरफेज, और इस एम फेज को हम क्या बोलेंगे, डिवीजन फेज। क्यों बोलेंगे, देखिए डिवीजन फेज मतलब कुछ भी अगर सेल आएगा उसको अगर डिवाइड होगा, वो डिवाइड होगा एक्चुअली वो एम फेज पर। एम फेज पर मतलब यहाँ पर होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वो कहाँ पर होगा, वो सब एम फेज पर होगा। लेकिन वो जो गैप 1, एस फेज, G2 फेज, वहां पर क्या होता है, वहां पर मैक्सिमम टाइम सेल वो G1, एस फेज और गैप 2 फेज, और तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम, इंटरफेज। और इस इंटरफेज पर ही मैक्सिमम टाइम सेल लेता है। और इस इंटरफेज में क्या होता है, इस इंटरफेज में सेल प्रिपेयर होता है डिवीजन के लिए। देखिए, इंटरफेज में कोई डिवीजन नहीं होता है, मतलब सेल कोई डिवाइड नहीं होता है। डिवाइड होता है कहाँ पर, एम फेज पर और डिवीजन फेज पर। लेकिन इंटरफेज पर क्या होता है, देखिए डिवीजन फेज पर कुछ एंजाइम चाहिए, कुछ प्रोटीन चाहिए, कुछ जो भी चाहिए, उसको हम बोलते हैं क्या, माइटोजेन। माइटोजेन मतलब जो माइटोसिस अथवा मियोसिस अथवा डिवीजन के लिए जो भी चाहिए, मतलब प्रोटीन चाहिए, एंजाइम चाहिए, जो भी चाहिए, वो सब कहाँ पर प्रिपेयर होगा, इस इंटरफेज पर। तो इंटरफेज पर क्या होगा, प्रिपेरेटरी फेज। इंटरफेज को भी हम क्या बोल सकते हैं, प्रिपेरेटोरी फेज। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रिपेरेशन होता है, मतलब जो एम फेज के लिए जो भी चाहिए उसको बोलते हैं माइटोजेन। ये जो माइटोजेन है वहां पर वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, वहां पर करता है गैप 1, एस पर ज्यादा G2 फेज पर ही वो प्रोडक्शन होता है। वंस प्रोडक्शन हो गया उसके बाद एम फेज जाएगा, एम फेज पर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 फेज से वो डिवाइड होगा इसको। लेकिन जो माइटोजेन है वहां पर वो इंटरफेज पर ही वो प्रिपेयर होता है, इसलिए इसको बोलेंगे हम इंटरफेज अथवा प्रिपेरेटरी फेज। लेकिन जो एक्चुअली डिवीजन होगा तो इसको बोलेंगे एम फेज पर, और एम फेज मतलब माइटोसिस बोल सकते हैं, मियोसिस बोलते हैं, वहां पर ही वो डिवीजन होगा। तो ये तो हो गया मेनली प्रिसाइजली सेल साइकिल के बारे में हो गया। तो अभी आ जाइए, वो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमाटिन क्या है, क्रोमाटिड क्या है, डीएनए क्या है। देखिए, G1 पहले एक होता है स्टेज, इसको हम बोलेंगे G0 फेज, उसको हम बोल सकते हैं क्वेसेंट स्टेज। क्वेसेंट स्टेज तो G0 मतलब क्या हो गया, मान लीजिए एक सेल आ गया, इस सेल डिवाइड होना चाहता है। अगर सेल डिवाइड होना चाहता है तो वो G0 से निकल के वो G1 में आएगा, G1 से फिर एस फेज से आएगा, एस फेज से फिर G2 पर आएगा, उसके बाद एम में आएगा। मान लीजिए कुछ सेल होता है जो डिवाइड होना नहीं चाहते हैं। कौन सा सेल, देखिए मान लीजिए न्यूरॉन, एक हो गया स्केलेटल मसल,
देखिए जो न्यूरॉन है और स्केलेटल मसल है वो कभी डिवाइड नहीं होते, मतलब कोई भी कभी भी वो डिवाइड नहीं होता है। तो अगर डिवाइड ही नहीं होंगे तो क्या करेंगे, वो ज्ञापन क्यों आएंगे, एस पेज क्यों आएंगे, G2 पेज क्या आएंगे, एम पेज ही क्यों आएंगे। तो क्या करेंगे, जो न्यूरॉन और स्केलेटल मसल है वो परमानेंटली ही जीरो पेज पर G0 पर भी रहता है। जो सेल डिवाइड होगा तभी वो G1 पेज पर आएगा, जो सेल डिवाइड नहीं होगा वो G0 पर भी रहेगा। तो जो न्यूरॉन और स्केलेटल मसल है वो परमानेंटली G0 पर रहता है। तो अभी मान लीजिए एक सेल है, मान लीजिए ये ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल। तो ह्यूमन सेल में कितना क्रोमोसोम होता है, 46 क्रोमोसोम और 23 पेयर क्रोमोसोम। तो मतलब यहाँ पर 46 क्रोमोसोम हो गया। तो एक क्रोमोसोम क्या हो गया, देखिए क्रोमोसोम और डीएनए के अंदर डिफरेंस क्या है अभी हम जानेंगे। तो देखिए डीएनए क्या हो गया, पहले देखिए डीएनए क्या हो गया, डीएनए सिंपली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बहुत बड़ा थ्रेड जैसे आप मान लीजिए वहां पर ही हो गया, ये हो गया आपका डीएनए। अभी एक ही थ्रेड हो गया, ओके, एक थ्रेड, वो अभी क्या करेगा, वो अपने आप रैप करेगा, अपने ऊपर ही रैप करेगा। अब रैप करके वो क्या करेगा, ऐसे स्ट्रक्चर करेगा, इसको हम बोलेंगे क्रोमाटिन। तो मतलब यहां पर एक आर्म हो गया, यहां पर एक और आर्म हो गया, मिडिल में इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर, और उसको भी आप बोल सकते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, तो बीच में एक सेंट्रोमियर हो गया, उसके बाद एक आर्म इधर हो गया, एक आर्म इधर हो गया, इसको हम बोलेंगे क्रोमाटिन। देखिए जो क्रोमोसोम सेंट्रोमियर है, उस सेंट्रोमियर के पास एक स्ट्रक्चर ऐसे एक छोटा सा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसको हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर। ओके, फिर से बोल दे रहा हूं, देखिए डीएनए सिंपली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद सेम थ्रेड मतलब एक ही थ्रेड अपने ऊपर ही वो रैप करेगा, रैप करके ऐसे स्ट्रक्चर करेगा, मतलब एक आर्म हो गया, इधर एक आर्म हो गया, मतलब दो आर्म हो गया, बीच में एक कॉन्स्ट्रिक्शन आएगा, इसको हम बोलेंगे सेंट्रोमियर। देखिए सेंट्रोमियर के साथ एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको हम बोलेंगे काइनेटोकोर। ओके, ये हो गया सेंट्रोमियर और क्रोमाटिन। तो अब बोलेंगे गैप वन, मतलब से G0 से निकल के गैप वन फेज पे आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 46 ऐसे स्ट्रक्चर होगा, जैसे एक हो गया, जैसे दो हो गया, ऐसे होके 46 क्रोमोसोम होगा। ओके, 46 क्रोमाटिन होगा। देखिए यहाँ पर क्रोमोसोम नहीं आया है, क्रोमोसोम कब आएगा मैं बताऊंगा, अभी वो क्रोमाटिन है। तो अभी G1 फेज में अभी हम बोल सकते हैं 46 क्रोमाटिन है, 46 क्रोमाटिन। तो मतलब एक डीएनए में एक क्रोमाटिन होता है, तो मतलब 46 क्रोमोसोम में क्या कितना डीएनए होगा, 46 डीएनए होगा। याद रखिएगा G1 फेज में 46 क्रोमाटिन है, 46 क्रोमाटिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, 46 डीएनए अपने आप ही रैप करके 46 क्रोमाटिन किए। तो ये हो गया G1। अगर G1 उसके बाद अगर G1 कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या होगा, एस पेज। एस मतलब क्या बोला था मैंने, सिंथेसिस। तो कुछ सिंथेसिस किया होगा, क्या सिंथेसिस करता है, ये सिंथेसाइज करता है डीएनए। तो आप मतलब सोच रहे होंगे अब ऑलरेडी तो डीएनए है, तो अभी और क्या डीएनए सिंथेसिस करेगा। तो मतलब ये जो भी डीएनए मतलब जितना है, मतलब यहाँ पर कितना है, एक डीएनए, एक क्रोमाटिन पर एक डीएनए, तो अभी वो डीएनए सिंथेसाइज करेगा। तो मतलब क्या करे, एक को वो डबल कर देगा, मतलब एक से दो करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब एक डीएनए को वो दो डीएनए कर देगा। तो मान लीजिए यहाँ पर इसी एक क्रोमाटिन को हम बोल रहे हैं, देखिए एक क्रोमाटिन है मतलब एक डीएनए, तो अभी एक क्रोमाटिन हो गया, उसके बाद वो एक और डीएनए कर देगा यहाँ पर, ये इसके क्या यहाँ पर एक डीएनए, तो एक डीएनए से वो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, एक डीएनए से वो दो डीएनए कर देगा। तो लेट्स सपोज ये
एक और डीएनए कर दिया, तो ये क्या करेगा, अपने आप फिर से रैप करके वो क्या करेगा, एक और क्रोमेटिन करेगा। तो ये क्रोमेटिन क्या करेगा, इस क्रोमेटिन के साथ जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। तो अभी क्या बोलेंगे इसको, ये भी क्रोमेटिन है, ये भी क्रोमेटिन है, एक क्रोमेटिन है, तो ये भी एक क्रोमेटिन है G1 फेज में। तो डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पर कितना डीएनए हो गया, अभी 2 डीएनए हो गया, एक डीएनए से एक आर्म ये हो गया, एक और जो डीएनए प्रोड्यूस हुआ डीएनए रेप्लिकेशन से एक और हो गया। तो क्या करेगा, इसको एक बोलेंगे हम सेंट्रोमियर। तो इसमें 2 डीएनए मिल गया। 2 डीएनए कैसे मिल गया, देखिए एक हो गया इसे, लेट्स सपोज जैसे क्रोमेटिन मैंने बोला था वो क्या हो गया, ये सेंट्रोमियर हो गया। सेंट्रोमियर के पास एक डिस्क शेप होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर। तो अभी जो और एक आ जाएगा तो इसका भी एक काइनेटोकोर होगा। तो जो काइनेटोकोर वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ जाएंगे तभी वो प्रोड्यूस करेंगे किसी। तो मतलब यहाँ पर सेंट्रोमियर है, यहाँ पर एक काइनेटोकोर है, यहाँ पर एक काइनेटोकोर है। जो काइनेटोकोर है वो जोड़ देगा जो 2 क्रोमेटिन को। तो अभी अगर जोड़ देंगे तो ये क्या करेंगे, एक इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्रोमाटिड। क्रोमाटिड इसको भी हम बोलेंगे क्रोमाटिड। मतलब एक क्रोमाटिन में 2 क्रोमाटिड आएगा। तो इस क्रोमाटिड को हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड बोलेंगे। सिस्टर क्रोमाटिड मतलब बहन हो गई, मतलब 2 क्रोमाटिड बहन हो गए। जैसे ट्विन जैसे आप जान रहे होंगे, ट्विन जैसे क्या होगा, कुछ मतलब जो 2 ट्विन होता है, एक मतलब सर के बल से वो जुड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे ही सिस्टर क्रोमाटिड वो सेंट्रोमियर के बल से वो आपस में जुड़ा हुआ रहता है, इसको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमाटिड। तो अब एस फेज पे क्या होगा, एस फेज पे यहाँ पर 46 क्रोमोसोम भी होगा, 46 क्रोमाटिन होगा। तो जब 46 क्रोमाटिन होगा, यहाँ पर डीएनए कितना होगा, 92 डीएनए। क्यों होगा, देखिए G1 पर डीएनए क्रोमाटिन स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, मतलब यहाँ पर एक डीएनए एक क्रोमाटिन करता है। लेकिन जो एस फेज है यहाँ पर क्या हो गया, 2 डीएनए एक क्रोमाटिन करेगा। तो एस फेज में क्रोमाटिन स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, मतलब 2 डीएनए से बना हुआ रहता है। तो अभी एस फेज पे अगर क्वेश्चन में बहुत बार आता है नीट में कि एस फेज में एक सेल में कितना डीएनए होता है, तो कितना डीएनए होगा, 92 डीएनए। क्रोमाटिन सेम है 46, यहाँ पर भी 46 क्रोमाटिन है। लेकिन G1 फेज में 46 क्रोमाटिन में 46 डीएनए होता है। लेकिन वो एस फेज में 46 क्रोमाटिन तो रहता है, लेकिन 92 डीएनए रहता है। क्यों, क्योंकि 2 डीएनए जुड़ गया है। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे सिस्टर क्रोमाटिड। तो आप जान लेंगे कि क्रोमाटिड क्या हो गया, क्रोमाटिन क्या हो गया। उसके बाद देखिए एस फेज के बाद उसके बाद कहाँ जाएगा, G2 फेज। G2 फेज में स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा, मतलब जहां पर एस फेज में जैसे स्ट्रक्चर वहां पर भी ऐसे स्ट्रक्चर। तो अभी G2 फेज पे आप बोल सकते हैं यहाँ पर 46 क्रोमाटिन स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन यहाँ पर डीएनए कितना हो गया, 92 डीएनए, विच इज सेम टू एस फेज। एस फेज में जो भी है G2 फेज पे अभी भी है। तो अभी इंटरेस्टिंग है, तो अभी हम डीएनए जान लिए, क्रोमाटिन जान लिए, क्रोमाटिड जान लिए। तो आप में मतलब डाउट हुआ होगा कि यहाँ पर क्रोमोजोम कहाँ पर है। सब तो आप क्रोमोजोम क्रोमाटिन बोल रहे हैं, क्रोमाटिड बोल रहे हैं, डीएनए बोल रहे हैं, तो क्रोमोजोम कहाँ पर है, क्रोमोजोम उसके बाद पर है, जो इंटरेस्टिंग है। देखिए जो गैप 2 पेज हो गया उसके बाद ही वो एम पेज जाएगा। एम पेज मतलब कहाँ जाएगा, वो डिवीजन पेज पर जाएगा। तो डिवीजन पेज जाएगा तो क्या होगा, ये हो गया इंटरफेज G1 एस पेज, G2 पेज, उसके बाद डिवीजन होगा। तो डिवीजन होगा कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा। क्या इंटरेस्टिंग होगा, देखिए सेम क्रोमाटिन वो क्या होगा, सिंपली आप मतलब लेमैन में अगर बोलेंगे तो क्या करेगा, वो बड़ा हो जाएगा,
वो ए से बड़ा हो जाएगा, तो सेम स्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। तो कैसे बड़ा हो गया, क्यों बड़ा हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्डेंस्ड स्ट्रक्चर, कॉन्डेंस्ड, और इसको बोल सकते हैं थिक। सिंपली जो क्रोमाटिन है वो थिक हो गया, मतलब कॉन्डेंस्ड हो गया, इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। और जो क्रोमाटिन हो गया इसको हम बोलेंगे डीकॉन्डेंस्ड, और इसको बोल सकते हैं हम थिन स्ट्रक्चर। तो मतलब क्रोमाटिन एंड क्रोमाटिन के क्रोमोसोम के अंदर डिफरेंस क्या है, देखिए क्रोमोसोम क्रोमाटिन इंटरफेज में रहता है और वो थिन स्ट्रक्चर में रहता है और डीकॉन्डेंस स्टेज पर होता है। तो अगर G2 पेज वो क्रश कर लेगा, मतलब M पेज जब जाएगा, मतलब जो अराइव होगा M पेज पर, तभी वो क्या करेगा, वो क्रोमाटिन वो बड़ा हो जाएगा, तो थिक हो जाएगा और कॉन्डेंस्ड हो जाएगा। इसको बोलेंगे एग्जैक्ट वर्ड बायोलॉजी और डीएनए में क्या बोलेंगे, बायोलॉजी और जूलॉजी बॉटनी में क्या बोलेंगे, कॉन्डेंस्ड हो गया, तो थिक हो गया। थिक होके क्या करेगा, वो बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया। नाउ वी कैन से दैट इट इज क्रोमोसोम। तो डिफरेंस क्या है, क्रोमोसोम एम पेज पे दिखाता है, सेम स्ट्रक्चर अगर इंटर पेज पे होता वो क्या होगा, क्रोमाटिन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वो थिन होता है, वो डीकंडेंस स्टेज पर इंटरफेज पे रहता है। लेकिन जो डिवीजन फेज हो गया वहां पर वो थिक हो जाएगा और द कंडेंस्ड हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है क्या, क्रोमाटिन एंड द क्रोमोसोम। सो यहाँ पर अगर एम फेज पे आएंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर 46 अभी हम बोल सकते हैं क्रोमोसोम, यहाँ पर हो गया क्रोमाटिन, 46 क्रोमोसोम हो गया, डीएनए कितना हो गया 92। तो अभी क्या हो गया, डिवीजन हो गया। तो डिवीजन हो गया 92 कितना हो गया, डीएनए हो गया। तो अभी अगर डिवीजन होगा, लेट सपोज दो डिवीजन हो गया, एक सेल ए हो गया, एक सेल ए हो गया, तो मतलब 92 डीएनए हो गया। 92 से यहाँ पर जाएगा 46 क्रोमोसोम, यहाँ पर जाएगा 46 डीएनए, यहाँ पर जाएगा 46 डीएनए। तो अभी क्या हो गया, अभी नॉर्मल सेल हो गया आफ्टर डिवीजन हो गया। तो ऐसे ही डिवीजन होता है। तो मैं फिर से बता देता हूं क्या डिफरेंस है। देखिए G1 पर क्रोमाटिन बोलते हैं। क्रोमाटिन मतलब इस पर, मतलब सेल जब G1 फेज रहता है, एक डीएनए एक क्रोमाटिन करता है, मतलब G1 में 46 क्रोमाटिन रहता है और डीएनए कितना है 46। अगर एस फेज आएंगे तो एस फेज में क्या हो गया, 46 क्रोमाटिन है लेकिन डीएनए हो गया 92, क्योंकि वो एस पेज होता है, सिंथेसाइज और डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा एस पेज पर ही होता है। तो मतलब उसके बाद एक ऐसे ही स्ट्रक्चर करेगा, एक को बोलेंगे एक क्रोमाटिड, इसको बोलेंगे एक और एक क्रोमाटिड। तो एक क्रोमाटिड को क्या हम बोलेंगे, मिलके सिस्टर क्रोमाटिड, एक दूसरे को हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमाटिड। इसको बोलेंगे इसका सिस्टर क्रोमाटिड, इसको बोलेंगे इसका सिस्टर क्रोमाटिड। ये हो गया। उसके बाद हम अगर G2 पे जाएंगे, G2 पेज पर क्या होगा, 46 क्रोमाटिन 92 डीएनए। लेकिन अब M पे जाएंगे तो यहाँ पर क्रोमाटिन नहीं बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। तो यहाँ पर क्या हो गया, 46 क्रोमोसोम और 92 डीएनए। ओके, अगर डिवीजन हो गया उसके बाद ही वो सेल प्रोड्यूस करेगा, जहां पर 46 अगर आ जाएगा वो नॉर्मल सेल हो जाएगा, तभी वो डिवीजन हो गया। तो ये आप जान ले होंगे कि क्रोमोसोम क्या हो गया, क्रोमाटिन क्या हो गया, क्रोमाटिड क्या हो गया, डीएनए क्या हो गया। ये तो हो गया क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के बारे में जस्ट, और मतलब क्रोमाटिन क्रोमोसोम के अंदर डिफरेंस क्या है। तो अभी आ जाइएगा टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देखिए डिफरेंट टाइप, मतलब किस बेसिस पर क्रोमोसोम डिवीजन करते हैं। एक बेसिस होता है क्रोमोसोम छोटा या बड़ा हो गया, ये किसके बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ
प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर और मोर एग्जैक्टली पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। मतलब जो बीच में जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, जो हो गया सेंट्रोमियर, उस सेंट्रोमियर कहाँ पर रहता है उसके बेसिस पर ही वो डिवीजन होता है क्रोमोजोम, मतलब किस डिवीजन पर होता है। तो कितना टाइप्स होता है? 4 टाइप का डिवीजन होता है, मतलब 4 टाइप का क्रोमोजोम दिखाता है। देखिए, एक हो गया मेटाफेज, मेटाफेज। सेकंड हो गया मेटासेंट्रिक, एक हो गया मेटासेंट्रिक। सेकंड हो गया सब मेटासेंट्रिक। थर्ड हो गया आक्रोसेंट्रिक। 4 हो गया टेलोसेंट्रिक। ओके, वो 4 टाइप का क्रोमोजोम दिखाता है। तो फर्स्ट हम जाएंगे मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक पे कहाँ पर जाएंगे? देखिए, ये स्ट्रक्चर हो गया मेटासेंट्रिक। यहाँ पर देखिए सेंट्रोमियर एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ क्रोमोजोम, मतलब क्रोमोजोम के एग्जैक्टली मिडिल पर हो गया। तो यहाँ पर क्रोमोजोम कहाँ पर आ गया? मिडिल ऑफ क्रोमोजोम आ गया। तो अभी अगर क्रोमोजोम आ गया मिडिल पे तो क्या हो गया? एक ये आर्म हो गया, एक ये आर्म हो गया, 2 आर्म हो गया। तो क्योंकि वो बीच में ही है तो अभी क्या हो गया? एक आर्म और एक आर्म, ये 2 आर्म क्या हो गया? सेम हो गया। मतलब लेंथ अगर देखेंगे, लेट्स सपोज ये 1 मीटर है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, 1 मीटर नहीं होता तो 1 मीटर हो गया, 1 मीटर भी हो गया, क्योंकि वो बीच में ही है। तो क्या हो गया? मेटासेंट्रिक में 2 सेम आर्म होता है। कहाँ पर? क्रोमोजोम पर होता है, मेटासेंट्रिक पर। तो हो गया मेटासेंट्रिक। उसके बाद एक आ गया सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक, देखिए ये मेटासेंट्रिक हो गया, एक हो गया सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्या हो गया? मिडिल एक्चुअली कहाँ पर है? यहाँ पर मिडिल है, लेकिन ये मिडिल पर नहीं रहता है, वो मिडिल से थोड़ा इधर चला जाता है। तो मतलब क्या हो गया? अवे फ्रॉम मिडिल, लेकिन इतना ज़्यादा भी मतलब टर्मिनल के पास नहीं जाता है, मिडिल से थोड़ा नियर जाता है। तो अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो क्या हो गया? ये आर्म बड़ा हो गया, ये हो गया लार्जर आर्म। एक आर्म छोटा हो जाएगा ऑब्वियसली, इसको हम बोलेंगे शॉर्टर आर्म। ओके, जो लार्जर आर्म हो गया इसको हम बोलेंगे क्यू आर्म, और जो शॉर्टर आर्म हो गया इसको हम बोलेंगे पी आर्म। ओके, तो क्योंकि वो सेंट्रोमियर बीच में नहीं है, एक छोटा आर्म हो गया, एक बड़ा आर्म हो गया। बड़ा आर्म को हम बोलेंगे क्यू आर्म, छोटा आर्म को क्या बोलेंगे हम? पी आर्म। तो अभी सब मेटासेंट्रिक में 2 ऑन इक्वल आर्म हो गया, और एक हो गया पी आर्म, एक हो गया क्यू आर्म। क्यू आर्म को हम बोलेंगे, लार्जर आर्म को हम बोलेंगे क्यू आर्म, जो छोटा हो गया उसको हम बोलेंगे पी आर्म। तो ये हो गया सब मेटासेंट्रिक। थर्ड वन एक हो गया आक्रोसेंट्रिक। तो आक्रोसेंट्रिक क्या है? देखिए, आक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर देखिए वो मतलब टर्मिनल के आसपास ही है, मतलब इतना जुदा दूर चला गया है। तो क्या करेंगे? इसको हम बोलेंगे सेंट्रोमियर कहाँ पर है? नियर टर्मिनल। टर्मिनल के पास नहीं है, नियर टर्मिनल, मतलब टर्मिनल को पहुंचा नहीं है, उससे पहले ही वो सेंट्रोमियर रहता है। तो ये यहाँ पर क्या होगा? एक बड़ा सा आर्म होगा, यहाँ पर बहुत छोटा आर्म होगा, एक बड़ा आर्म होगा। तो यहाँ पर जो क्यू आर्म होगा, क्यू आर्म मतलब क्या होगा? वो जो बड़ा आर्म हो गया तो क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। और जो पी आर्म हो गया, ये जो पी आर्म जो छोटा सा हो गया, ये क्या होगा? ये बहुत छोटा होगा। ओके, तो ये डिफरेंस है आक्रोसेंट्रिक में। तो एक और हो गया टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक मतलब एग्जैक्टली पूरा टर्मिनल के पास ही वो सेंट्रोमियर चला गया। तो टर्मिनल के पास ही चला गया तो यहाँ पर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, एक आर्म। तो यहाँ पर एक ही आर्म होगा, यहाँ पर आर्म ही नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो टर्मिनल पास पर है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो बड़ा आर्म है, ये बड़ा ना मतलब बहुत बड़ा, मतलब पूरा क्रोमोजोम ही वो बड़ा आर्म ही है। वो जो क्यू आर्म है वो बड़ा आर्म होता है। तो यहाँ पर एक ही आर्म होता है। तो नीट में पढ़ा मतलब पूछाता है
कि एक आर्म किस क्रोमोजोम पर होता है, तो कहाँ पर होगा, टेलोसेंट्रिक। सेम आर्म कहाँ पर दिखाया जाएगा, मेटासेंट्रिक। अगर पूछा जाएगा कि अनइक्वल आर्म कहाँ पर दिखा जाएगा, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक पर अनइक्वल आर्म होगा। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ द टाइप्स ऑफ द क्रोमोजोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहाँ पर पोजीशन होता है, इसके बाद ही वो छोटा आर्म हुआ कोई बड़ा आर्म हो गया। ये डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजोम। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम। देखिए एक और क्रोमोजोम हो गया, उसको हम बोलेंगे सैटेलाइट क्रोमोजोम। सैटेलाइट क्रोमोजोम, ये टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम हो गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर। ये चला गया, इसको भूल जाइए, अरे मैं भुला ही देता हूँ, क्यों याद रखना है। तो देखिए एक हो गया सैटेलाइट क्रोमोजोम, ये अलग बेसिस पर है, ओके, इसको हम बोलेंगे सैट क्रोमोजोम। तो जो सैटेलाइट क्रोमोजोम, वो सैट क्रोमोजोम, वो क्या होता है, देखिए नॉर्मली क्रोमोजोम, मान लीजिए एक क्रोमोजोम है, उसको क्या क्या बोलते हैं, उसको सेंट्रोमियर एक बीच में होता है, इस सेंट्रोमियर को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जो बीच में कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, मतलब गैप जैसे हो जाता है। तो ये जो सेंट्रोमियर के साथ एक डिस्क शेप होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर एक होता है। क्यों होता है, वो जुड़ के ही रखता है, वो जो काइनेटोकोर है वो ही जुड़ कर रखता है, नहीं तो एक में एक होता है। यहाँ पर कितना डीएनए, 2 डीएनए है, एक डीएनए ए हो गया, एक डीएनए ए हो गया। ये जो डीएनए जो हो गया, जो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर को जुड़ गया है, इसको कहाँ पर, मतलब कैसे जुड़ा है, वो काइनेटोकोर पर, काइनेटोकोर ही उसको जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया। देखिए कुछ क्रोमोजोम में एक और कॉन्स्ट्रिक्शन दिखा जाता है, ऐसे कुछ पोजीशन पर, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। देखिए इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कौन हो गया, सेंट्रोमियर एक बीच में। देखिए कुछ क्रोमोजोम, नॉट ऑल क्रोमोजोम, मतलब सभी क्रोमोजोम में दिखा नहीं जाता है, कुछ क्रोमोजोम में। देखिए ये सैटेलाइट क्रोमोजोम, मतलब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एक दिखाता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिखाता है, यहाँ पर दिखाता है। तो अगर ऐसे स्ट्रक्चर दिखा जाएगा, वो क्या करेगा, इस स्ट्रक्चर कैसे दिखा जाएगा, जैसे फ्रैगमेंट हो गया है, फ्रैगमेंट हो गया, और सैटेलाइट जैसे दिखता है। सैटेलाइट में क्या हो गया, इसे लेट सपोज सैटेलाइट हो गया, इसके ऊपर एक ऐसे होता है, इसके ऊपर ऐसे ही होता है, तो वैसे ही वो सैटेलाइट जैसा ही दिखता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम सैटेलाइट क्रोमोजोम। तो मतलब क्या हो गया, सैटेलाइट क्रोमोजोम में 2 कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। एक हो गया प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रोमियर। एक हो गया सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको हम बोलेंगे, और जिसके बाद वो फ्रैगमेंट हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे सैटेलाइट और सैटेलाइट क्रोमोजोम। देखिए मैंने पहले बोला था सभी क्रोमोजोम नहीं करता है, कुछ क्रोमोजोम करता है। देखिए अगर ह्यूमन केस में बोलेंगे, तो ह्यूमन केस में 5 क्रोमोजोम ऐसे हो गया, 5 क्रोमोजोम हो गया, जिसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाता है। और इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 5 क्रोमोजोम ही सैटेलाइट क्रोमोजोम है। तो अगर एग्जाम में आएगा, नीट एग्जाम में एक बार आया था कि इन ह्यूमन हाउ मेनी सैटेलाइट क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट, तो सैटेलाइट क्रोमोजोम ह्यूमन में कितने दिखाया था, तो आपका आंसर होगा 5। अगर एग्जैक्टली पूछेंगे कि कौन कौन सी क्रोमोजोम, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3rd हो गया, 4th क्रोमोजोम हो गया, कौन सा क्रोमोजोम हो गया, देखिए वो हो गया 13th क्रोमोजोम, 14th क्रोमोजोम, 15th क्रोमोजोम, 21st, 22nd। ये जो 5 क्रोमोजोम हो गया, इस 5 क्रोमोजोम में एग्जैक्टली इस 5 क्रोमोजोम में ही वो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाता है, मतलब वो सैटेलाइट जैसे स्ट्रक्चर दिखाता है। तो मतलब 13, 14, 15, 21, 22, मतलब हम इसको बोल क्या सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं सैटेलाइट क्रोमोजोम और द सैट क्रोमोजोम। तो ये हो गया आपका सैटेलाइट
क्रोमोसोम के बारे में। देखिए मैं तो वीडियो कर रहा हूँ, देखिए अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहना और कमेंट में बताना भी किस ऊपर भी आप मतलब जानना चाहेंगे, तो हम भी उसके ऊपर ही काम करेंगे और ट्राई करेंगे आपको बताने के लिए वो कैसा होता है, एक्सटेंसिवली हम पढ़ सकते हैं। तो